गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं राहुल टेकर स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी को उड़ान एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम देखेंगे 12 जुलाई का करंट अफेयर। तो बढ़ते हैं हम अपनी क्लास की ओर। करंट अफेयर की बात राहुल सर के साथ। एग्जाम कोई भी हो, इससे बाहर कुछ भी नहीं। तो आज के प्रश्न हमारे ये रहे आप लोगों के सामने। हरियाणा सरकार द्वारा अरावली पहाड़ियों में प्रस्तावित एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द जंगल सफारी प्रपोज्ड बाय द हरियाणा गवर्नमेंट इन द अरावली हिल्स? तो अभी हरियाणा सरकार ने अरावली की पहाड़ियों में एक प्रस्तावित की है एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी। कहाँ पे? हरियाणा सरकार ने की है। कहाँ पे की है? अरावली की पहाड़ियों में। तो अभी हाल ही में हरियाणा गवर्नमेंट ने अरावली की पहाड़ियों में एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी विकसित करने का घोषणा की है। ये घोषणा कब की है हरियाणा गवर्नमेंट ने? इस घोषणा की बात करें तो ये 6 जुलाई को ये घोषणा की है कि एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी कहाँ पे बनाई जाएगी? अरावली की पहाड़ियों में एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनाई जाएगी। इसको कितने क्षेत्र में ये फैला हुआ है? लगभग इसकी बात करें तो 10,000 एकड़ के क्षेत्र में ये फैला हुआ है। 10,000 एकड़ क्षेत्र में ये फैला हुआ है। कितने में बनाई जाएगी? 10,000 एकड़ क्षेत्र में बनाई जाएगी। अच्छा, ये एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनाई जा रही है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य हमको बताना है। तो इसका उद्देश्य क्या है? औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना, या फिर नई आवासीय कॉलोनियों का निर्माण करना, या फिर वन्यजीव संरक्षण, पर्यटन और रोजगार सृजन, या फिर सड़क एवं परिवहन व्यवस्था का विकास करना। ये जंगल सफारी बनाई जा रही है, इसका उद्देश्य के बारे में बताना है। तो इसका उद्देश्य है वन्य जीव संरक्षण और रोजगार सृजन। इससे क्या होगा? जो वन्य जीव संरक्षण होगा और इको पर्यटन का, इको टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। और क्या होगा इससे? जो इस वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनको रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे इसके अंतर्गत। बढ़ते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की ओर। तो क्या उद्देश्य हमारा? वन्यजीव संरक्षण, पर्यटन और रोजगार सृजन। 6 जुलाई 2025 को हरियाणा सरकार ने घोषणा की है कि वह अरावली की पहाड़ियों में एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनाने जा रही है। यह परियोजना लगभग 10,000 एकड़ में फैली होगी। इसका उद्देश्य वन्यजीवों का संरक्षण, प्रकृति के प्रति जागरूकता, इको टूरिज्म को बढ़ावा देना और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर पैदा करना। बढ़ते हैं इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में टाइफोन डनास से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टाइफून डनास इज करेक्ट? तो अभी टाइफून डनास जो है ये क्या है? टाइफून डनास की हम बात करें, ये है क्या टाइफून डनास? और इसका मतलब कौन सा कथन सही है इसमें से? यह केवल जापान को प्रभावित करता है, यह आंध्र प्रदेश में भारी वर्षा का कारण बना, या फिर यह फिलीपींस, ताइवान और अब पूर्वी चीन को प्रभावित कर रहा है, या फिर यह केवल एक सामान्य वर्षा का तूफान है? टाइफून डनास के बारे में बात करें तो एक प्रकार का तूफान है। कैसा है? ये तूफान है टाइफून डनास। इसको नाम दिया गया है टाइफून डनास। ये पहले फिलीपींस में आया था। कहाँ पे आया था? सबसे पहले फिलीपींस में आया था। कहाँ पे आया था? फिलीपींस में। फिलीपींस के बाद में ये तूफान कहाँ पे आया? तो ताइवान में आया था। कहाँ पे? ताइवान में। ताइवान में इससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। ताइवान में इस तूफान से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई, लगभग 500 से ज्यादा लोग घायल हुए। इसके बाद यह जो तूफान है वो पूर्वी चीन की ओर प्रभावित कर रहा है। कहाँ पे? पूर्वी चीन में। कहाँ पे प्रभावित कर रहा है? पूर्वी चीन में। कहाँ पे प्रभावित कर रहा है ये टाइफून टूना ये है जो तूफान है? कहाँ पे प्रभावित ज्यादा कर रहा है? पूर्वी चीन में अब ये तूफान पहुंच चुका है। अगर हम बात करें अब ये फिलीपींस की, हमारे प्रश्न का उत्तर है टाइफून डनास का कथन कौन सा सही है? या फिलीपींस, ताइवान और अब पूर्वी चीन को प्रभावित कर रहा है। फिलीपींस की बात करें, अच्छा फिलीपींस की कैपिटल क्या है ये आप मुझे बताइए। फिलीपींस की कैपिटल की बात करें तो मनीला फिलीपींस की कैपिटल है। फिलीपींस की करेंसी क्या है? तो पेसो फिलीपींस की करेंसी है। ताइवान की कैपिटल बताइए क्या है? ताइवान की कैपिटल बताइए, ताइवान की करेंसी बताइए। ताइवान की करेंसी तो डॉलर है। कैपिटल आप लोग मुझे बताइए। चीन की कैपिटल क्या है? चीन की कैपिटल है बीजिंग। क्या है? बीजिंग। चीन की करेंसी क्या है? तो चीन की करेंसी है युआन। क्या है? युआन। अगर हम ताइवान की कैपिटल की बात करें तो ताइवान की कैपिटल है तारपेई। क्या है? तारपेई। और क्या है? अपने जापान आया है अपने प्रश्न में, तो जापान को भी बताइए। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। करेंसी क्या है? योन, येन। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है ये बताइए। आंध्र प्रदेश अपने प्रश्न में आया, तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अमरावती। क्या है? अमरावती। अच्छा, आंध्र प्रदेश में अपने भारत देश में है ये आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती होगी। आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? तो चंद्रबाबू नायडू। कौन है? चंद्रबाबू नायडू। अच्छा, आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू हो गए, तो गवर्नर कौन है? राज्यपाल वहां के? तो अब्दुल नजीर। कौन है? अब्दुल नजीर।
अच्छा, आंध्र प्रदेश की अपनी बात चल रही, तो आंध्र प्रदेश में लोक नृत्य कौन-कौन से होते हैं? कुचिपुड़ी हो गया, घंटा मर्दाला हो गया और बेदी बेदी नाटकम हो गया, और ये सब नृत्य कहाँ के लोक नृत्य? ये सब आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य। तो इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या है? कौन-सा कथन सही है? फिलीपींस, ताइवान और अब पूर्वी चीन को भी प्रभावित कर रहा है कौन? टाइफन डनास। टाइफून डनास की ने ताइवान में भारी तबाही मचाई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, 500 से अधिक लोग घायल हुए। तूफान ने पहले फिलीपींस को प्रभावित किया, फिर टाइफून, और अब पूर्वी चीन की ओर बढ़ रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एसमोस योजना का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एसमोस प्रोग्राम लॉन्च बाय द आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट? अभी एसमोस है क्या? जो एसमोस योजना है, जो इसका एसमोस की योजना के बारे में बात करें, तो एसमोस है क्या? एसमोस के बारे में बताइए पहले तो। एसमोस का मतलब है अपना स्मार्ट मॉस्किटो सर्विलांस सिस्टम। क्या है? क्या है एसमोस का मतलब? स्मार्ट मॉस्किटो सर्विलांस सिस्टम। इस योजना का उद्देश्य बताना है। क्या है इस योजना का उद्देश्य? प्रदूषण नियंत्रण, या फिर स्मार्ट ट्रैफिक प्रबंधन, या फिर मच्छरों की निगरानी और नियंत्रण, या फिर स्मार्ट खेती को बढ़ावा देना। वैसे तो प्रश्न से ही समझ में आ रहा है हमको कि आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा जो एसमस योजना है, इसका उद्देश्य क्या है? स्मार्ट मॉस्किटो सर्विलांस सिस्टम। इसमें क्या होगा? एक एआई के तरीके से, मतलब इस एआई प्रणाली पर ये आधारित है। पूरी काय पे आधारित है? एआई प्रणाली पर आधारित है। एआई प्रणाली पर, इस योजना को एआई प्रणाली पर आधारित है ये। इसमें इस योजना में होगा क्या? जो एआई तकनीकों से इसमें मच्छरों के बारे में पता चलेगा, उनकी प्रजाति कौन सी है, उस हिसाब से मतलब जो बीमार हो जाते हैं उसको उपचार और रोकथाम की जाए, उसकी बीमारी की रोकथाम करने के लिए। तो किस लिए जा रहा है? स्मार्ट मॉस्किटो सर्विलांस सिस्टम। इसका उद्देश्य क्या है? मच्छरों की निगरानी और उनका नियंत्रण करना। मच्छरों से जो बीमारियां हो जाती हैं उनका नियंत्रण करना इसका उद्देश्य है। बढ़ते हैं इसी के साथ इसकी एक्सप्लेनेशन की ओर। आंध्र प्रदेश के बारे में सवाल पूछा, तो आंध्र प्रदेश के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। जैसे इस प्रश्न से पहले भी बताया था मैंने। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अमरावती। आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? मुख्यमंत्री की बात करें तो चंद्रबाबू नायडू। आंध्र प्रदेश में अपने गवर्नर कौन है? बताइए। आंध्र प्रदेश अब्दुल नजीर। आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य बताइए। आंध्र प्रदेश में कौन कौन से लोक नृत्य होते हैं? मैंने अभी बताए थे आपको आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य। बताइए आंध्र प्रदेश में कौन कौन से लोक नृत्य होते हैं? कुचिपुड़ी हो गया, और कौन सा होता है? घंटा मरदाला हो गया, ओट्टम थेड़ल हो गया, और बेदी नाटकम। ये कहाँ के हैं? आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये रहा। भारत निम्न में से किस देश के साथ चेन्नई तट पर जामाता तटरक्षक अभ्यास का आयोजन करेगा? विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल इंडिया कंडक्ट द जामाता कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज ऑफ द चेन्नई कोस्ट? तो अभी जामाता तटरक्षक अभ्यास हो रहा है, होने जाएगा। वो भारत किसके साथ करेगा? जामाता तटरक्षक अभ्यास की बात कर रहे हैं हम। इस इसका आयोजन होगा। तो इसका आयोजन पहले तो बताइए कब होगा और कहाँ पे हो रहा है? कहाँ पे हो रहा है? तो इसमें दिया है कहाँ पे हो रहा है जामाता तटरक्षक अभियान का। तटरक्षक जो अभ्यास हो रहा है वो चेन्नई के तट पर हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? चेन्नई के तट पर हो रहा है। तो किस देश के साथ होता है? पहले जामाता तटरक्षक अभ्यास भारत किस देश के साथ कर रहा है? जापान, मलेशिया, मालदीव, या फिर दक्षिण कोरिया। तो जामाता तटरक्षक जो अभ्यास है वो अपना देश भारत मालदीव के साथ कर रहा है। किसके साथ? मालदीव के साथ कर रहा है। किसके साथ कर रहा है? मालदीव के साथ। अब मालदीव के साथ जामाता तटरक्षक अभ्यास हो रहा है, इसमें क्या होगा? जो भारतीय नौसेना के जो बल होते हैं, जो फोर्स होती है, वो आपसी संबंध समन्वय उनमें बैठ सके, और समुद्र में जो व्यापार होता है, जो तस्करी होती है, उसको रोका जा सके। जो मछली उत्पादन करते हैं ना, बहुत से लोग मछली पकड़ने जाते हैं अवैध तरीके से, उनको रोका जा सके। और जैसी कोई आपदा आ जाती है उनके लिए दोनों सेना एक साथ काम कर सके, इसलिए इसको किया जा रहा है जामाता तटरक्षक अभ्यास को। अब ये मालदीव के साथ भारत देश कर रहा है अपना, तो मालदीव की कैपिटल मुझे बताइए। मालदीव की कैपिटल है माले। क्या है? माले। यहाँ की करेंसी क्या है? डॉलर। मालदीव की करेंसी क्या है? डॉलर में है। अच्छा, जापानी कैपिटल क्या है? टोक्यो। जापानी करेंसी क्या है अपनी? एन। अच्छा, मलेशिया की कैपिटल क्या है? दक्षिण कोरिया की कैपिटल क्या है? मलेशिया की कैपिटल बताइए। मलेशिया की कैपिटल क्या है? कुआलालंपुर। क्या है? कुआलालंपुर।
क्या है? कुआलालंपुर। क्या है? कुआलालंपुर। और यहाँ की करेंसी बताइए क्या है? दक्षिण कोरिया की कैपिटल बताइए क्या है? सियोल। क्या है? सियोल। करेंसी क्या है यहाँ की? वॉन। करेंसी क्या है दक्षिण कोरिया की? वॉन। अच्छा, मलेशिया की कैपिटल क्या है? कुआलालंपुर। मलेशिया की करेंसी बताइए, मलेशिया की करेंसी क्या है? तो मलेशिया में कौन सी करेंसी चलती है? तो रिंगित। कौन सी करेंसी चलती है मलेशिया में? तो रिंगित करेंसी। इस प्रश्न में हमें इतनी जानकारी मिलती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इसकी एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। भारत और मालदीव के बीच जामाता नामक तटरक्षक संयुक्त अभ्यास का आयोजन चेन्नई के तट पर किया जाएगा। यह अभ्यास दोनों देशों के तटरक्षक बलों के बीच सहयोग, समन्वय और समुद्री सुरक्षा की क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। इस अभ्यास के माध्यम से अवैध मछली पकड़ने और समुद्री तस्करी और आपदा प्रतिक्रिया जैसे क्षेत्रों में संयुक्त प्रयास को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज द वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ऑब्जर्व्ड? 1 जुलाई, 11 जुलाई, 9 जुलाई और 6 जुलाई। विश्व जनसंख्या दिवस की बात करें तो कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। कब मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस? 11 जुलाई को। अच्छा, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, इसको इसका उद्देश्य क्या है? विश्व जनसंख्या दिवस हम मनाते क्यों हैं? ताकि दुनिया भर में जो जनसंख्या से जितने भी जुड़े मुद्दे होते हैं ना, उनको बारे में लोगों को जागरूक कर सकें। क्या दुनिया भर में जनसंख्या से जुड़े हुए मुद्दों पर जुड़े मुद्दों पर जुड़े मुद्दों पर लोगों को जागरूक करना। अच्छा, इसको और इसमें क्या किस बारे में चर्चाएं होती है? जनसंख्या दिवस की बात कर रहे हैं हम, तो जनसंख्या दिवस पे इसमें और क्या चर्चाएं होती हैं? किस विषय में इसमें बात होती है? विश्व जनसंख्या दिवस पर परिवार नियोजन हो गया, और लिंग समानता, और लिंग समानता होगी, परिवार नियोजन हो गया, और क्या होता है? मातृ स्वास्थ्य, और मानवाधिकार के विषयों पर चर्चा होती है। किस पे? मानवाधिकार विषयों पर चर्चा। इस पर क्या होता है? विश्व जनसंख्या दिवस को क्या बनाने का उद्देश्य क्या है? दुनिया भर में जनसंख्या वृद्धि से लेके जनसंख्या वृद्धि से जो जुड़े हुए मुद्दे होते हैं ना, उन पर लोगों लोगों को जागरूक करना, और परिवार नियोजन, लिंग समानता और मातृ स्वास्थ्य हो गया, मानवाधिकार जैसे विषयों पर चर्चा करना इसमें किया जाता है। किस पे? विश्व जनसंख्या दिवस पे। जनसंख्या दिवस का क्वेश्चन आया तो एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं सारे दिवसों का। जुलाई में कौन कौन से दिवस अभी तक हुए हैं? 1 जुलाई को बताइए कौन सा दिवस मनाया जाता है? 2 जुलाई को कौन सा दिवस मनाते हैं? 3 जुलाई को कौन सा दिवस मनाते हैं? 6 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 9 जुलाई को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? और 11 जुलाई। अगर हम बात करें 1 जुलाई को, तो 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है बताइए? मैंने आपको रिवीजन भी कराया था पिछली क्लास में। तो 1 जुलाई को मनाते हैं हम राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। कौन सा? राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। अच्छा, 2 जुलाई को कौन सा दिवस मनाते हैं हम? विश्व यूएफओ दिवस। कौन सा? विश्व यूएफओ दिवस। 3 जुलाई को कौन सा दिवस मनाते हैं हम? 3 जुलाई को बताइए, 3 जुलाई को कौन सा दिवस मनाते हैं? 6 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 9 जुलाई को और 11 जुलाई को। 3 जुलाई की बात करें तो इस 3 जुलाई को मनाते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस। 6 जुलाई को कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस। कौन सा? विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस। कहाँ की भाषा है ये विश्व किस्वाहिली? तो ये अफ्रीका की भाषा है। कहाँ की? अफ्रीका की। अच्छा, 6 जुलाई को एक और दिवस मनाते हैं, वो बताइए 6 जुलाई को एक और कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व जूनोसिस दिवस। कौन सा? विश्व जूनोसिस दिवस।
9 जुलाई को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो 9 जुलाई को मनाते हैं हम एबीवी की स्थापना, एबीवीपी की स्थापना। कब हुई थी? 9 जुलाई को। 11 जुलाई को कौन सा? तो विश्व जनसंख्या दिवस हमारा 11 जुलाई को हो गया। कब? 11 जुलाई को। तो ये दिवस से एक प्रश्न आता ही आता है, तो रिवीजन कर लेना, एक बार नजर ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है ताकि दुनिया भर में जनसंख्या से जुड़े मुद्दों पर चर्चा और जागरूकता फैलाई जा सके। कन्फेशंस ऑफ अ शेक्सपियर एडिक्ट नामक किताब निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो अभी कन्फेशंस ऑफ ए शेक्सपियर एडिक्ट किताब का लॉन्च हुई है। इस कब लॉन्च हुई है और इसका राइटर कौन है? इसके द बुक टाइटल कन्फेशंस कन्फेशंस ऑफ अ शेक्सपियर एडिक्ट रिटन बाय whom the following was launched recently। वैभव अरोड़ा जी की है ये किताब। बताइए किसकी किताब है ये, वैभव अरोड़ा की? किसकी किताब है? कन्फेशंस ऑफ अ शेक्सपियर एडिक्ट, वैभव अरोड़ा की, या फिर अमीश त्रिपाठी जी की, या फिर बीएस रवि जी की, या फिर अनुभव गुप्ता की? इस किताब के बारे में बात करें, कन्फेशंस कन्फेशंस ऑफ अ शेक्सपियर एडिक्ट किताब की हम बात करें, तो ये किताब है बीएस रवि जी की। किसकी है? बीएस रवि जी की। ये एक आईपीएस अधिकारी भी रह चुके हैं। कौन? बीएस रवि। आईपीएस अधिकारी भी रह चुके हैं। अब आईपीएस अधिकारी भी रह चुके हैं, और इनको साहित्य की भी बहुत अच्छी नॉलेज है। साहित्य की भी इनको अच्छी जानकारी है। किनको? बीएस रवि जी की बुक है ये। और अमीश त्रिपाठी की बात करें, अमीश त्रिपाठी जी की बुकों का नाम क्या है? अमीश त्रिपाठी जी की बुकों का नाम बताइए। नागों का रहस्य, इक्ष्वाकु वंश, इक्ष्वाकु के वंशज। ये पुस्तक किसकी? अमीश त्रिपाठी जी की। वैभव अरोड़ा कौन है? ये इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर हैं, वैभव अरोड़ा जी। पढ़ते हैं इसी के साथ इसकी एक्सप्लेनेशन की ओर। कन्फेशन कन्फेशंस ऑफ अ शेक्सपियर एडिक्ट नामक पुस्तक के लेखक बीएस रवि हैं। यह किताब हाल ही में लॉन्च की गई है और यह लेखक के शेक्सपियर के प्रति प्रेम और उनके कार्यों के अध्ययन और उससे जुड़े अनुभवों पर आधारित है। बीएस रवि एक पूर्व आईपीएस अधिकारी भी रह चुके हैं और वे साहित्य के गहरे जानकार हैं। नेक्स्ट प्रश्न। किस राज्य में प्रसिद्ध शाकंभरी महोत्सव आयोजित किया गया है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज द फेमस शाकंभरी फेस्टिवल ऑर्गेनाइज? तो शाकंभरी महोत्सव के बारे में बताना है। ये किस राज्य में होता है? शाकांबरी महोत्सव उड़ीसा में, या फिर आंध्र प्रदेश में, बिहार में, या फिर गुजरात में? शाकांबरी महोत्सव बताइए किस राज्य में होता है और ये कब होता है? शाकांबरी महोत्सव की बात करें, ये 3 दिन का त्योहार है। कहाँ? 8, 9, 10 जुलाई। कब? 8 से 10 जुलाई तक चलता है। 8 से 10 जुलाई। कहाँ पे होता है ये त्योहार? तो ये आंध्र प्रदेश में होता है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में होता है। कहाँ पे होता है ये त्योहार? तो आंध्र प्रदेश में त्योहार है। ये वहां की जो शाकांबरी देवी, जो शाकांबरी महोत्सव है, जो माता है शाकांबरी देवी, उनको समर्पित है। किसको? माता शाकंभरी देवी को समर्पित है। इनको वनस्पति की देवी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शाकंभरी देवी को वनस्पति की देवी जी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? वनस्पति की देवी तथा भोजन और हरियाली की देवी भी कहा जाता है इनको। भोजन और हरियाली की देवी। इस शाकंभरी महोत्सव में हजारों लाखों की भीड़ श्रद्धालु आते हैं शाकंभरी महोत्सव में। और तो कहाँ पे होता है ये? आंध्र प्रदेश में होता है शाकांबरी महोत्सव। कहाँ पे होता है? आंध्र प्रदेश में। अब आंध्र प्रदेश में अपना शाकांबरी महोत्सव हो रहा है, तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल बताइए। 3 बार आ गए ये आज ही आज में। आंध्र प्रदेश की कैपिटल अपनी अमरावती। गवर्नर कौन है यहाँ पे आंध्र प्रदेश में? अब्दुल नजीर जी। मुख्यमंत्री कौन है आंध्र प्रदेश में? सीएम बताइए। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू जी सीएम है। अच्छा, आंध्र प्रदेश में कौन कौन से लोक नृत्य होते हैं? तो आंध्र प्रदेश में बैदी नाटकम हो गया। और बैदी नाटकम के अलावा और कौन कौन सा होता है आंध्र प्रदेश में? मैंने अभी बताए थे सारे। बैदी नाटकम, कुचिपुड़ी, घंटा मरदाला, ये सब कहाँ के लोक नृत्य हैं?
ये सब आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य हैं। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के सीएम कौन है, मुख्यमंत्री? तो बताइए, मोहन चरण मांझी। उड़ीसा के गवर्नर कौन है? उड़ीसा के गवर्नर बताइए। उड़ीसा के गवर्नर अपने हरिबाऊ कंबापति। अच्छा, उड़ीसा में कौन कौन से लोक नृत्य होते हैं? उड़ीसा के लोक नृत्य बताइए एक बार में। उड़ीसा में कौन कौन से लोक नृत्य होते हैं? उड़ीसा में होता है ओडिसी, सवारी, घुमरा, पैरास, पुनारी, ये सब कहाँ के? उड़ीसा के। बिहार की कैपिटल क्या है अपनी? पटना। बिहार में सीएम कौन है? नीतीश कुमार जी। बिहार में गवर्नर कौन है? मोहम्मद आरिफ जी। बिहार बिहार के हम लोक नृत्यों के बारे में बात करें तो बिहार में कौन कौन से लोक नृत्य हैं? जाट जाटिन हो गया, बख्खो बखेनी हो गया, पनवारी हो गया, पनवारिया, धौमचक हो गया, विदेशिया हो गया, ये सब कहाँ के हैं? बिहार के। गुजरात की हम बात करें तो गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। गुजरात में सीएम कौन है, मुख्यमंत्री? भूपेंद्र भूपेंद्र सिंह। अच्छा, गुजरात में गवर्नर कौन है? तो राजेंद्र अर्लेकर यहाँ के गवर्नर हैं। कहाँ के? गुजरात के। गुजरात में कौन कौन से लोक नृत्य होते हैं? गरबा हो गया, डांडिया रास हो गया, टिप्पणी हो गया, भावई हो गया, ये सब कहाँ के हैं? गुजरात के लोक नृत्य हैं। पढ़ते हैं इसी के साथ इसके एक्सप्लेनेशन की ओर। शाकांबरी महोत्सव एक प्रसिद्ध धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव है जो देवी शाकांबरी माता को समर्पित है। देवी शाकांबरी को वनस्पति की देवी माना जाता है, जो भोजन और हरियाली की भी देवी है। पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 8 जुलाई 2025 को किसे एप्पल का नया मुख्य परिचालन अधिकारी सीओओ नियुक्त किया गया है? Who was appointed as the new chief operating officer of Apple on July 8, 2025? तभी एप्पल के नए सीईओ को नियुक्त किया गया है। सीईओ कौन बने? एप्पल के नए चीफ ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या बोला जाता है सीईओ को? चीफ ऑपरेटिंग सिस्टम। एप्पल के नए सीईओ बनाए गए हैं, ये रहे आप लोगों के सामने तस्वीर है। कौन बनाया गया? टिम कुक हैं, ये जेफ विलियम्स हैं, या फिर सभी खान है, या फिर क्रेग फ्रेड फ्रेड रिगी? कौन है ये? चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर एप्पल के बनाए गए हैं। कब बनाए गए हैं? 8 जुलाई को। क्या नाम है इनका? इनका नाम बताइए। ये सबीर खान है। कौन? सबीर खान को एप्पल का नया सीओओ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बनाया गया है। किसको? सबीर खान को। ये है, आप लोग देख सकते हैं इनको। क्या बनाया गया इनके? सीओओ बनाया गया एप्पल में, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। ये भारतीय मूल के हैं, वैसे उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से बिलोंग करते हैं। ये इनका जन्म उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में हुआ है। और ये सीईओ बनाए गए, किसकी जगह लेंगे? ये जेफ विलियमसन की जगह लेंगे। किसकी? जेफ विलियमसन। टिम कुक कौन है? ये टिम कुक हैं अपने एप्पल के सीईओ को। टिम कुक कौन है? एप्पल के सीईओ। एप्पल के सीईओ। और क्रेग फेडरिक की कौन है? ये एप्पल के जो एप्पल के ही एम्प्लॉय हैं, ये भी क्रेग फ्रेडरिक। ये टिम कुक को रिपोर्ट देते हैं। उन वरिष्ठ वहां के, मतलब वो है उपाध्यक्ष। कौन? क्रेग फ्रेडरिक की। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। सीईओ कौन बने हैं एप्पल के? सबी खान। कहाँ के हैं? भारत मूल के हैं, भारतीय मूल के, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के। सबी खान को 8 जुलाई 2025 को एप्पल का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। वे जेफ विलियम्स की जगह लेंगे, जो इस साल के अंत में सेवानिवृत्त हो रहे हैं। यह नियुक्ति ऐसे समय पर हुई है जब एप्पल को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बाधाएं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक के रोल आउट में देरी हो रही है और अमेरिकी विनिर्माण दबाव जैसी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये रहा आप लोगों के सामने। अच्छा, इसके आंसर थोड़ा सा कलर। भारत सरकार के किस मंत्रालय ने 2025 के ड्राफ्ट पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम जारी किया है? तो अभी भारत सरकार ने कौन से मंत्रालय के ड्राफ्ट पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम जारी किए हैं? बताइए। अगर हम बात करें भारत सरकार ने किस मंत्रालय के की है? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, या फिर कोयला मंत्रालय, या फिर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, या फिर ऊर्जा मंत्रालय? अभी भारत ने ड्राफ्ट पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस नियमों में कुछ बदलाव किए हैं, जो जारी किए हैं नए वाले। वो कौन से किए हैं बताइए। तो अभी हाल ही में भारत सरकार ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, कौन से? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के ड्राफ्ट पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियमों में नए नियम जो उनके बनाए गए हैं। पेट्रोलियम की बात करें तो पेट्रोलियम, जो ड्राफ्ट पेट्रोलियम है, इसको, ये कब का था ड्राफ्ट पेट्रोलियम पुराना वाला? कब का था ड्राफ्ट पेट्रोलियम पुराना वाला? कब का था? ये 1949 का था। कब का? 1949 को। इसकी जगह पर नया जारी किया गया है। और प्राकृतिक गैस जो है नियम, प्राकृतिक जो गैस नियम है,
प्राकृतिक जो गैस नियम है उसको भी रिन्यू किया गया। वो कब किया गया? 1959 का था पुराना। दोनों को नया जारी किया किसने किया है? पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने इसको जारी किया है। अच्छा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की हम बात कर रहे हैं, तो ये कौन है हमारे पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय? किसके अंतर्गत आता है? ये हरदीप सिंह पुरी जी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? हरदीप सिंह पुरी। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय किसके अंतर्गत आता है? एनवायरमेंट वाला, ये बताइए। कोयला मंत्रालय के कौन है? तो कोयला मंत्रालय के अपने जी किशन रेड्डी। कौन है? जी किशन रेड्डी। अच्छा, ऊर्जा मंत्रालय के कौन है? ऊर्जा मंत्रालय किसके पास है? तो प्रहलाद जोशी जी के पास। किसके पास है ऊर्जा मंत्रालय? प्रहलाद जोशी के पास। पर्यावरण वन जलवायु मंत्रालय के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय किसके अंतर्गत आता है? भूपेंद्र यादव जी के अंतर्गत। भूपेंद्र यादव। बढ़ते हैं इसी के साथ इसकी एक्सप्लेनेशन की ओर। पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने ड्राफ्ट पेट्रोलियम और नेचुरल गैस रूल्स 2025 जारी किए हैं, जिनका उद्देश्य है भारत के अपस्ट्रीम तेल और गैस ढांचे का आधुनिकीकरण करना। ये नए नियम पेट्रोलियम कंसेशन रूल्स 1949 और पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रूल 1959 की जगह लेंगे। इस ड्राफ्ट का मुख्य उद्देश्य निवेशक स्थिरता को पर ध्यान केंद्रित करना है। आज का हमारा लास्ट प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। 9 जुलाई 2025 को किस देश की दवा नियामक संस्था ने छोटे बच्चों के लिए पहली मलेरिया की दवा को मंजूरी दी है? ऑन जुलाई 9 2025 which country drug regulator approved the first malaria medicine for the small baby? भारत ने, स्विट्जरलैंड ने, या फिर नाइजीरिया ने, या फिर अमेरिका ने? तो अभी हाल ही में 9 जुलाई 2025 को किसने, किस देश की दवा को नियामक संस्था, 9 जुलाई 2025 को स्विट्जरलैंड देश की दवा नियामक संस्था, जो स्विस डेमिक वहां की संस्था है, दवा नियामक संस्था। क्या है दवा नियामक संस्था? स्विस डेमिक। स्विस डेमिक ने छोटे बच्चों के लिए मलेरिया की दवा को मंजूरी दी है। ये दवा मतलब 4.5 साल, 4.5 किलो से कम वजन वाले जितने भी बच्चे होते हैं उनको दी जा सकती है। 4.5 केजी से कम वजन वाले बच्चों के लिए विकसित किया है इसको। कितना? 4.5 किलो से कम वजन वाले जितने भी बच्चे होंगे उनको दे सकते हैं। इस मलेरिया को विकसित किया। ये ज्यादातर ये दवाई जो है बनाया है, इसको किसने विकसित किया है? तो इसको नार्वोटिस कंपनी ने विकसित किया है। किसने? नार्वोटिस कंपनी ने। किसने विकसित किया है? किसने विकसित किया है इसको? नार्वोटिस कंपनी की है। ये ज्यादातर अफ्रीका के लिए, अफ्रीका जो देश है ना, उन वहाँ पे जो क्या है, अफ्रीका जैसे क्षेत्र है ना, वहाँ पे मलेरिया बहुत होता है। तो वहाँ पे मलेरिया से बच्चों की बहुत हजारों में मृत्यु हो जाती है। उस देश के लिए मतलब ये बहुत कारगर साबित है। क्या? ये दवाई, जो मलेरिया की जो दवाई की मंजूरी दी है। अच्छा, ये स्विट्जरलैंड ने दी है। स्विट्जरलैंड की कैपिटल बताइए। स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है? बर्न। स्विट्जरलैंड की करेंसी की बात करें तो क्या है? फ्रैंक। क्या है? स्विस फ्रैंक यहाँ की करेंसी है। नाइजीरिया की बात करें तो यहाँ की कैपिटल क्या है? अबूजा। नाइजीरिया की कैपिटल क्या है? अबूजा। नाइजीरिया की करेंसी क्या है? नाइजर। अमेरिका की कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन डीसी। अमेरिका की करेंसी क्या है? डॉलर। भारत की? रुपया। करेंसी रुपया है और कैपिटल अपनी भारत की दिल्ली। बढ़ते हैं इसी के साथ इसकी एक्सप्लेनेशन की ओर। 9 जुलाई 2025 को स्विट्जरलैंड की दवा नियामक संस्था स्विस डेमिक ने छोटे बच्चे 4.5 किलोग्राम से कम वजन वाले जो भी हैं उनके लिए मलेरिया की नई दवा को मंजूरी दी है। यह दवा नार्वोटिस कंपनी द्वारा बनाई गई है और अफ्रीका जैसे क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जहां हर साल हजारों बच्चों की मलेरिया से मृत्यु हो जाती है। यह कदम शिशुओं के लिए मलेरिया के इलाज में एक बड़ी सफलता माना जा रहा है। यह रिवीजन क्वेश्चन हमारी लास्ट क्लास के। किस दिन विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस मनाया जाता है? तो 6 जुलाई को। निम्न में से किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो संजोग गुप्ता जी को। निम्न में से किसने हाल ही में आयोजित कॉन्काकेफ गोल्ड कप
2025 का खिताब जीता है तो मैक्सिको ने। किसको हराया? तो अमेरिका को। विश्व मुक्केबाजी कप 2025 कहाँ आयोजित किया गया जिसमें भारत ने 11 पदक जीते? तो अस्ताना में। कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना, यहाँ पे भारत ने 11 पदक जीते हैं। 11 में 3 स्वर्ण हैं, 5 रजत हैं और 3 कांस्य पदक हैं। भारत स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय बायोबैंक किस स्थान पर लॉन्च किया गया है? तो नई दिल्ली में भारत का पहला राष्ट्रीय बायोबैंक स्थापित किया गया है। निम्न में से किसने हाल ही में आयोजित ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब जीता है? तो लैंडो नॉरिस ने जीता है। किसको हराया? ऑस्कर पियास्त्री को। दक्षिण अमेरिकी देश सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है, जो 16 जुलाई को शपथ लेंगी? जेनिफर गैलिक सिमन्स। ये दक्षिण अमेरिकी देश है सूरीनाम, उसकी पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। किस देश ने आधिकारिक तौर पर अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को मान्यता दी और वह ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बना है? तो रूस। किस अमेरिकी उद्योगपति ने अपनी राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा रखी है, जिसका नाम अमेरिकी पार्टी रखा गया है? तो एलन मस्क ने। मत्स्य विभाग उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 किस जिले को मिला है? कासरगोड को। यह आज की दैनिक भास्कर की न्यूज। बुल्गारिया यूरोजोन में शामिल। यूरोपीय संघ की ओर से बुल्गारिया को यूरो मुद्रा अपनाने की मंजूरी मिल गई है। यह यूरोजोन का 21वां सदस्य बनेगा, जिससे वहां की आर्थिक स्थिरता बढ़ेगी। चिंथा रविंद्रन पुरस्कार। मराठी लेखक शरण कुमार लिम्बाले को चिंथा रविंद्रन पुरस्कार के लिए चुना गया है। यह 26 जुलाई को कोझिकोड में साहित्य व सामाजिक चिंतन में योगदान के लिए उन्हें मिलेगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की डाक टिकट। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर डाक विभाग ने स्मारक डाक टिकट जारी किया है। यह टिकट शिक्षा, एकता और विकास में उनके योगदान को सम्मानित करता है। स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट पोत। भारतीय नौसेना ने पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट पोत आईएनएस निस्तार शामिल हुआ। यह 75% स्वदेशी सामग्री से बना है और 1000 मीटर की गहराई तक बचाव अभियान चला सकता है। भारतीय महिला टीम की इंग्लैंड के खिलाफ जीत। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज जीती है। अब तक दोनों देशों के बीच 7 टी20 सीरीज हुई है, जिनमें से भारत ने सिर्फ एक ही जीती है और इंग्लैंड ने 6 सीरीज जीती है। पंजाब में मुख्यमंत्री सेहत योजना। पंजाब ने मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की है, जिसमें सभी नागरिकों को 10 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। यह योजना 2 अक्टूबर से लागू होगी। उड़ान प्रशिक्षण संगठन रैंकिंग डीजीसीए 1 अक्टूबर से उड़ान प्रशिक्षण संगठनों की रैंकिंग शुरू करेगा, जिससे पायलट प्रशिक्षण की गुणवत्ता बेहतर होगी। रैंकिंग साल में 2 बार जारी होगी। मच्छरों से निपटने के लिए एआई सिस्टम। मच्छरों से निपटने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने एआई स्मार्ट मॉस्किटो सर्विलांस सिस्टम शुरू किया है। पायलट प्रोजेक्ट 6 नगर निगमों में मच्छरों की जानकारी देकर अलर्ट भेजेगा। आईसीसी टेस्ट बैटर्स रैंकिंग। आईसीसी टेस्ट बैटर रैंकिंग में शुभमन गिल पहली बार टॉप 6 में पहुंचे। टॉप 10 में 3 भारतीय शामिल हैं, इसमें जायसवाल चौथे पर और पंत 7वें स्थान पर हैं। दिल्ली में सहेली स्मार्ट कार्ड। दिल्ली सरकार ने सहेली स्मार्ट कार्ड शुरू किया है, जिससे 12 साल और उससे ऊपर की महिलाएं और ट्रांसजेंडर डीटीसी व क्लस्टर बसों में मुफ्त सफर कर सकेंगे। आज की प्रमुख खबर है हमारी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने सफलतापूर्वक पीएसएलवी C65 रॉकेट से 9 विदेशी उपग्रह प्रक्षेपित किए गए हैं। केंद्र सरकार ने ग्रीन इंडिया मिशन के तहत अगले 5 वर्षों में 2 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए संविधान पीठ गठित की। आज की कानूनी रिपोर्ट हमारी। दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी लगाने के केंद्र सरकार के निर्णय पर अंतरिम रोक लगाने का इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से कहा है कि बिना कारण के निलंबित मामलों को लंबा ना खींचे, न्याय में देरी है अन्याय है। आज की दुर्घटना है हमारी। असम के नागांव में रेल पटरी पर हुई दुर्घटना में 3 लोगों की मृत्यु, कई घायल। मुंबई पुणे एक्सप्रेस पर भीषण सड़क दुर्घटना, 5 लोगों की मौत, 12 घायल। मनोरंजन समाचार आज के। फिल्म सूर्या 2025 का ट्रेलर जारी हो गया, सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। अभिनेत्री श्रद्धा कपूर को वुमन ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड से सम्मानित किया गया। आज के रक्षा समाचार हमारे। भारत और वियतनाम के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास सागर सुरक्षा 2025 दक्षिण चीन सागर में शुरू हुआ। रक्षा मंत्रालय ने 15 स्वदेशी ड्रोन्स को खरीद की मंजूरी दी, लागत लगभग 1200 करोड़ रुपया। आज के हमारे अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका ने रूस पर नई वित्तीय पाबंदियां लगाई। यूएन ने सूडान में मानवीय संकट को गंभीर बताया और तत्काल मदद की अपील की। आज का विश्व समाचार हमारे। फ्रांस में भारी वर्षा बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त, 7 लोगों की मौत। जापान ने 2035 तक 50% तक ऊर्जा नवीकरणीय स्रोतों से लेने की नई नीति घोषित की। आज के खेल समाचार हमारे। वेस्ट इंडीज ने भारत को तीसरे टी20 मैच में 4 विकेट से हराया।
सीरीज 2-1 से जीती टेनिस खिलाड़ी ईगा स्वियातेक ने विंबलडन 2025 के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। भारत के बारे में कुछ तथ्य हमारा। भारत में विश्व की सबसे बड़ी डाक व्यवस्था है, जिसने लगभग 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस है। आज का जीके टूडे सवाल आज का, हाल ही में लॉन्च हुए पीएसएलवी C65 मिशन के कितने विदेशी उपग्रह प्रक्षेपित किए जाएंगे? तो 9 विदेशी उपग्रह। आज का जन्मदिन अभिनेता अमित शाह 11 जुलाई 1983 को जन्मदिन। मशहूर फुटबॉलर सुनील छेत्री जी 11 जुलाई 1984 इनका जन्म था। स्वास्थ्य सुझाव आज का आप लोगों की हेल्थ के लिए, तो एक ख्याल रखिए बिल्कुल बारिश के मौसम में पानी उबाल कर पिए। संक्रमण की संभावना अधिक होती है। हरी सब्जियां और ताजे फल का रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। बाकी मिलते हैं कल। ये हमारा ऑफलाइन सेंटर है, आप हमारे ऑफलाइन सेंटर पर आ सकते हैं। ऑनलाइन बैच ऑफलाइन बैच जैसे आप परचेज करना चाहते हैं, आप बैचेस बारे जुड़े बैचेस के बारे में जानकारी जानना चाहते हैं, तो आप आ सकते हैं, एक बार विजिट कर सकते हैं। बाकी आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। जय श्री राम।